हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विराज और आज हम पढ़ेंगे वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स जो है आपका 11th क्लास का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक आईआईटी जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेंस में 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडवांस में, और 2 ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में। तो वेटेज के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर का टॉपिक फ्लो क्या रहेगा, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट रहेंगे, किन पोर्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, विच पार्ट्स यू ऑलरेडी नो। तो सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे वेव। तो वेव क्या है, वेव का मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव के टाइप्स क्या हैं। उन टाइप्स में हम एक स्पेसिफिक टाइप को कवर करेंगे, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव का जो क्लासिफिकेशन होगा वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के टाइप में होगा। फोर्थ होगी वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इक्वेशंस क्या रहेंगी। फिफ्थ जो हमारे सिलेबस में जो वेव है दैट इज़ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है, इसका डिटेल डिस्कशन होगा, इस पर ग्राफ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। सिक्स्थ होगा वेव वेलोसिटी वर्सेस पार्टिकल वेलोसिटी पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, स्ट्रिंग, power energy transmitted by wave. Then we'll come to longitudinal wave example, sound wave, equation, velocity. Then there's a Doppler effect phenomena, superposition of wave, interference beat, stationary wave, organ pipes, resonance phenomena. So overall हम इस चैप्टर को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपका कोई एग्ज़ाम रिलेटेड क्यूरी सॉल्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर को एटलीस्ट कवर करने के लिए वी विल रिक्वायर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। तो जल्दी में कुछ नहीं होगा, आपको आराम से बैठ के सिलेबस को कवर करना होगा, थोरोली इसको पढ़ना होगा। तो इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम एंड गेट योर कॉन्सेप्ट क्लियर, तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ वेव। वेव क्या है? वेव जब वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, सबसे पहले क्या इमेजिनेशन करोगे? क्योंकि फिजिक्स एक विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है, आप उसको डेफिनेशन रट के, फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं समझ सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वेव। वेव में जो है, जैसे आप वेव का वर्ड सुनते हो तो सबके दिमाग में एटलीस्ट एक एग्जांपल जो बहुत प्रोमिनेंट है वाटर वेव का, एटलीस्ट वो वाटर वेव सबके दिमाग में आ जाता होगा कि वाटर वेव कैसे ट्रेवल करते हैं। और हम पानी में अगर एक पत्थर को मारें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ वी थ्रो अ स्टोन डायरेक्टली इनटू वाटर, तो व्हाट विल हैपन, एक वेव का फॉर्मेशन होगा, एक डिस्टर्बेंस का फॉर्मेशन होगा, और जो डिस्टर्बेंस डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा। तो इसी डिस्टर्बेंस को वेव बोला जाता है if it transfer energy and momentum. So wave is nothing but just a disturbance which propagates and transfer both energy and momentum. So this is the basic definition of a wave. एक सिंपल सा डिस्टर्बेंस है। ये एनर्जी और मोमेंटम कहाँ से आई? इस स्टोन को जब आपने नीचे गिराया तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी था, इसने नीचे जाते जाते कुछ पोटेंशियल एनर्जी का भी ड्रॉप लिया, और वो सब एनर्जी मिल के जब ये स्टोन यहाँ पे पहुँचा, तो जब ये पानी के अंदर गिरा तो कुछ तो स्पीड रहा ही होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसका और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल गो टू सम पार्ट, इट विल गो टू साउंड एंड रिमेनिंग पार्ट विल गो टू वाटर वेव्स। तो इस तरीके से ये प्रोपगेट करेगा। तो ये एनर्जी कहाँ से आई है? ये एनर्जी इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ स्टोन एनर्जी। ओके, तो आपको ये समझना कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि क्या वेव है, कैसा डिस्टर्बेंस प्रोपगेट करेगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ type of waves. So there are 2 types of wave. First type of wave is mechanical wave and second type of wave is electromagnetic wave.
वेव का क्लासिफिकेशन जो है इस इन दो ब्रॉड कैटेगरी में किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस classification is medium. Whether a wave requires a medium for its propagation or if it doesn't require any medium. So if the waves require medium for their propagation, then it is termed as mechanical wave, and if they do not require any medium, then they are termed as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो मीडियम, अगर मीडियम क्या होगा, मीडियम मतलब कुछ मैटर पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. अगर वो मैटर पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है तो दे विल बी टर्म्ड एज मैकेनिकल वेव. अगर वो मैटर पार्टिकल के थ्रू नहीं हो रहा है देन दे आर टर्म्ड एज मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव जो आपने सिंपल सबसे सराउंडिंग में देखते हो, वाटर वेव इज जस्ट एग्जाम्पल, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होगा, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ इज लाइट. अदर एग्जाम्पल्स इज इंफ्रारेड लाइट. टीवी के रिमोट में जो होता है, जो लाइट निकलता है वो इंफ्रारेड लाइट होता है. और यू कैन से अदर एग्जाम्पल इज एक्सरे. एक्सरे इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. द होल स्पेक्ट्रम, गामा रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, all these examples are electromagnetic waves. So now you know what is wave and what are the types of waves. So these are the basic terminology that you need to understand. You have already studied all these things in your class 9. So it's just a basic revision of. Now comes to mechanical wave, because in our syllabus of 11th class we will be dealing with mechanical waves. So the first category of first classification is like transverse waves or longitudinal waves. They are broadly classified into two waves, and the basis of this classification is oscillations of particle. If particle oscillate perpendicular to wave direction, then they are termed as transverse wave, and if particle oscillates along the wave direction, then they are termed as longitudinal wave. जैसे इस एग्जांपल में देखिए, स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग वेव तो इधर जा रहा होगा बट पार्टिकल विल ऑसिलेट अप, so wave will travel like this, or some particle will go down. So particle motion is perpendicular to wave direction. And the next is longitudinal wave. Here you can see if we give some oscillation to the spring, so the particle of spring will oscillate along the wave. If you compress it like this, so what will happen, the particle will oscillate along the wave direction, so it will give a spring wave. Similarly, sound wave, compression and rarefactions are formed. So these things also you have already studied in your basics of class 9, just theoretical parts. Okay, let's begin our chapter with मैथमेटिकल मीनिंग. तो यहाँ से आपका क्लास 11th का जो है टॉपिक शुरू होगा. यहाँ से हमको थोड़ा सा पेस में स्लो करते हुए आराम से चीज़ें समझनी होंगी. तो क्या कोई वेव का मैथमेटिकल मीनिंग है? मैथमेटिकल मीनिंग क्या कोई उसकी इक्वेशन है वेव जो फॉलो करेगा? येस, देयर इज द इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन कैन बी अंडरस्टूड विद दिस. अगर हम y बोल रहे हैं, y एक ऐसा फंक्शन है जो पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है. y एक ऐसा फंक्शन है जो पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, देन इट मे रिप्रेजेंट अ वेव. कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पोजीशन और टाइम के साथ वेरी करे, स्पेस में उसकी पोजीशन चेंज हो और स्पेस में टाइम के साथ उसकी वो फंक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को वेव बोल सकते हैं. बट कब? उस पर एक कंडीशन भी है कि y शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t. ठीक है, कि आप कोई भी पोजीशन और टाइम पुट कर रहे हैं तो y कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए. y शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, देन ओनली इट कैन बी टर्म्ड एज वेव. सो बेसिकली वी कैन से एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वेव कब बोल सकते हैं? एनी फिजिकल क्वांटिटी
which is a function of position and time can be termed as wave, can be termed as wave. कब इसको wave बोल सकते हैं? जब ये चीज हमेशा फाइनाइट रहे, ये चीज हमेशा फाइनाइट रहे, कैन बी टर्म्ड एज वेव. और प्लस it should also transfer energy and momentum, it should also transfer energy and momentum. तो ये दोनों चीज़ें तो बेसिक डेफिनेशन में कवर है कि इट शुड ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम एंड इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. सो दिस कंप्लीट्स द वेव डेफिनेशन मैथमेटिकली एंड theoretically. So this is the comprehensive definition of wave, कि it is a function of both position and time and it must transfer energy and momentum and it should be finite everywhere. So this is first, second and third. So these 3 points broadly cover the definition of wave. Now अगर मैं इस एग्जांपल से देखूं इसमें होगा क्या, how this wave is propagating. So what will happen, what is this y? Y is displacement of this particle, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. सपोज एक पल्स है और वो इस एग्जांपल पे ये स्नैपशॉट हमने लिया, ये वाला स्नैपशॉट लिया, तो हम देख रहे हैं कि दिस इज द पोजीशन x एंड दिस स्नैपशॉट इज टेकन एट सम टाइम t. तो y इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पर्टिकुलर x एंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t. अब होगा क्या, इफ़ आई अलाउ दिस टाइम, अगर मैं इसको चलाना शुरू कर दूँ तो व्हाट विल हैपन, दिस पार्टिकल विल गो अप, सम पार्टिकल विल कम डाउन. तो जो पार्टिकल नीचे आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड दोज पार्टिकल विल गो अप, दे विल कम एट दिस पॉइंट एंड इन दिस वे द वेव विल propagate from one point to another point and particle will oscillate up and down for the case of string. तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था समझने के लिए. आप क्या कर रहे हैं, आप यू कैन सी इट इज़ अ पोजीशन बेस्ड एंड इट इज़ टाइम बेस्ड फंक्शन. ऑलराइट, वन मोर थिंग यू कैन ऐड हियर. One more thing you can add here. What is the condition? What are the physical quantity that this y can have? इस y पे क्या क्या कंडीशन हो, मतलब ये क्या क्या हो सकता है. ये कोई सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है y. इट कैन बी प्रेशर, ये प्रेशर भी हो सकता है साउंड के केस में. इट कैन बी डेंसिटी ऑल्सो, इट कैन बी डेंसिटी. ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है. तो वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इट कैन बी. तो वाई के ऊपर भी, वाई कोई डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड नहीं है, इट कैन बी प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वाई फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या क्या हो सकता है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव. So this can be a good example, kx plus minus t omega, kx plus minus omega t, a perfect example, simple and plain. This can be another example, y equal to a, because you can see this term is a perfect square denominator. So if this is a square term, so this can never be negative, and I have put a condition b is always positive. So denominator can never be 0 here. So denominator can never be 0. अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो इट मीन्स y इज फाइनाइट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट सिंपली से इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ पल्स. इसके ऊपर भी IIT में 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं इक्वेशन ऑफ पल्स को लेकर के. वी विल स्टडी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द नेक्स्ट थिंग इज this is equation a sin kx plus minus omega t plus minus phi. So this is the equation of plane progressive harmonic wave. It is also an example of wave equation. So you can have multiple example but just put y should remain fine. Okay, कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि y फाइनाइट होने का क्या मतलब है.
वाई फाइनाइट होने का मतलब है कि इट शुड नॉट टेक अ फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म विच इज़ नॉट डिफाइंड, लाइक समथिंग बाय ज़ीरो और ज़ीरो बाय ज़ीरो और infinity power infinity. So this type of form it should not take. For any value of x and t, it should not take such forms which are not defined. So that the next topic is plane progressive हार्मोनिक वेव. प्लेन प्रोग्रेसिव, तो हमारे सिलेबस में जो वेव इक्वेशन हमको पढ़नी है, हमको कोई बहुत मल्टीपल इक्वेशंस नहीं पढ़नी है, हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. इस को हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है. इसका डेफिनेशन क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कौन सी वेव को बोलते हैं. तो सबसे पहले हम इस बार इक्वेशन पढ़ रहे हैं कि उसका इक्वेशन क्या होगा. तो अगर कोई भी वेव इस टाइप का इक्वेशन फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू ए साइन की एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन फॉलो हो रहा है तो उस टाइप के वेव को बोला जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. आई विल कम टू द डेफिनेशन पार्ट लेटर. बट इस इक्वेशंस के अंदर जो जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है वो समझते हैं. तो y इज़ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का, तो y कैन बी डिनोटेड विद दैट. A is the amplitude, maximum possible displacement of the particle is termed as amplitude. So this term will denote amplitude of the wave. K is the angular wave number. Angular wave number. K is equal to angular wave number. This is 2 pi by lambda. The formula of K is 2 pi by lambda. So K is generally used to find out wavelength of wave. Omega is angular frequency of wave. It is used to find out time period of particles oscillation. And this phi is called initial phase. Initial phase is used to find out initial position of पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू जीरो, कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ था. डिफरेंट पार्टिकल के लिए यू कैन पुट डिफरेंट एक्स, बट इट विल गिव यू फॉर t इक्वल टू जीरो व्हाट इज द पार्टिकल इनिशियल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. सो दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. इसके अलावा जो ये साइन कन्वेंशन है, इसका क्या मतलब होगा. अगर यहाँ पे प्लस का साइन लिखा है तो इट मीन्स वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस. ये ध्यान रखना कि अगर प्लस है तो इट विल गो अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इट विल ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये ध्यान रखना. ये जो साइन कन्वेंशन है ये किसके बारे में बताएंगे, वेव मोशन के बारे में. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन में बताऊँ, तो अगर आपको यहाँ पे लिखा है कि एक्स माइनस ओमेगा टी और minus kx plus omega t means the coefficient of t and coefficient of x are having opposite sign. अगर इनका साइन opposite है तो it means wave will travel along positive x axis. और अगर इनके साइन सेम है कि x प्लस ओमेगा टी और माइनस की एक्स माइनस ओमेगा टी इस टाइप का है, तो इट मीन्स वेव विल ट्रेवल अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. इसके अलोंग इसका मोशन होने वाला है. तो आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन के लिए याद रखना है. सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाए कि y इज इक्वल टू 5 साइन माइनस 2x माइनस 5t, तो व्हाट डज दिस मीन. This simply means wave will travel along negative x axis. तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है. बहुत ही बेसिक से टर्म रहेंगे कि डायरेक्शन को कैसे बता रहा है.
नाउ कम टू दिस सेकेंड साइन कन्वेंशन. अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ फाई के पहले, अगर फाई इज पॉजिटिव तो इट मीन्स इट इज़ अ लीडिंग वेव, एंड इफ फाई इज नेगेटिव देन इट इज टर्म्ड एज लैगिंग वेव. तो अगर मैं इसको ग्राफ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, अगर फाई अगर हुआ नेगेटिव, सपोज फाई इज -60 डिग्री, तो व्हाट विल हैपन if this is the graph, so the whole graph will shift rightward by an amount of pi by 3. So what will happen, the particle initial position will be at this place, and if wave is traveling along this direction, the particle is initially lagging. Okay, lagging behind from this position, it will have to reach to its position of 0. So this means this wave is lagging, and if there is plus pi by 3, then the whole graph will shift towards this side. So the whole graph will shift towards this side. So it means it is an example of leading wave. So this wave will be a leading wave. It has already taken some lead. So I hope all the terminologies are clear. So let me revise. Amplitude, what is K? Angular wave number used to find out wavelength, and this is angular frequency used to find out time period of oscillation. And K and X you already know. K is the position, T is the time, instantaneous position and instantaneous time value. This will give you the instantaneous displacement, and phi is the initial phase of the particle, which will determine whether the wave is leading or whether the wave is lagging wave. So if it is negative, lagging, and if it is positive, then it is a leading wave. So I hope all the terminologies are cleared. Now come to the definition. Now come to the definition part of this, कि इसका definition क्या हुआ, किस वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव बन रहे. In plane progressive wave, individual particles, these are the individual particles, if they are performing SHM at their respective position, then they are termed as plane progressive harmonic waves. So basic definition is, if individual particles are performing SHM at their respective position, then they are termed as plane progressive harmonic waves.